हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड उनका क्या रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स के साथ में। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसको बिलोंग करते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। अगर आपने इस लेसन के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। पास्ट 70 ईयर्स में ना जो भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट थे वो लोग हमेशा जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे थे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कि आखिर जो इन्वायरमेंट है वो कैसे डिग्रेड होते जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है कि 1950s में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नोटिस किए कि जो चॉपिंग ऑफ बर्ड है या बजिंग ऑफ बीस या दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो अमेरिका के काफ़ी सारे पार्ट्स में आजकल सुनने को मिलता ही नहीं है। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टडीज़ से पता चला कि ये सारे जो भी एनिमल्स हैं मतलब बीस और इंसेक्ट्स हैं जो भी बर्ड्स हैं उन सब के पॉपुलेशन में ड्रास्टिक फॉल आया है क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स का एक्सटेंसिव और परसिस्टेंट यूज़ किया जा रहा है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में यूज़ हो रहा है और परसिस्टेंट मतलब कि कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है। तो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं इनको परसिस्टेंटली और एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा था बहुत टाइम से एंड इसी की वजह से ये सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पॉपुलेशन में बहुत ही ड्रास्टिक फॉल देखने के लिए मिला। इसके बाद 1962 में रैशल कार्सन ने एक बुक लिखी साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और जो पेस्टिसाइड्स का एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में इसके वजह से जो भी सारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ रहा है और ना कि सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स पे बल्कि ह्यूमन बींग्स पे भी कैसे इसका अफेक्ट पड़ते जा रहा है। उनके रिसर्च से उन्होंने दिखाया कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं एंड ना सिर्फ इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं बल्कि ह्यूमन लाइफ्स को भी डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो डीडीटी है ये एक इंसेक्टिसाइड्स था जो कि मॉस्किटो को किल करने में यूज़ हो रहा था। तो उन्होंने दिखाया एग्जाम्पल में कि कैसे डीडीटी का जब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा एंड वो लेक्स एंड रिवर्स में पहुंच गया तो वो वहाँ पे जो भी सारे फ़िश हैं उनके लाइफ को अफेक्ट करने लगा। अगर स्मॉल अमाउंट में भी ये जो टॉक्सिक केमिकल है वो उन फ़िश के पास चला जाता है तो उससे वो फ़िश जो है वो उनका डेथ हो जाता है, ठीक है? एक तरीके से वो उनको किल कर रहा है। वहीं पे इन सारे फ़िश को जब ह्यूमन्स और बर्ड्स कंज़्यूम करते हैं तो उससे इनके अंदर जो भी सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं फ़िश के अंदर वो केमिकल रेसिड्यूज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स के बॉडी में भी चले जाते हैं एंड अगर उनके बॉडी में जा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो उनको हार्म कॉज करेंगे। उसके बाद जब इनकी ये बुक पब्लिश हुई ना तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो वर्ल्ड वाइड रिसर्च कंडक्ट करने लगे कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस से इन्वायरमेंट में किस तरीके से अफेक्ट पड़ते जा रहा है। इसके बाद जब इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं वो नेचुरल वेल्थ के बारे में क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स वेब इन विच डैमेज टू अ स्मॉल सेगमेंट कैन इम्पैक्ट द होल सिस्टम। तो अब साइंटिस्ट को समझ में आया इतने स्टडीज़ से कि जो भी सारे नेचुरल वेल्थ हैं वो क्या है, बहुत ही वास्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स वेब लाइक फॉर्म में अरेंज्ड है जिसके कि अगर छोटे से सेगमेंट पे भी हम लोग अगर डैमेज करते हैं, कोई इफेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। एवरी पार्ट ऑफ नेचर वेदर लिविंग, लिविंग में हम लोग क्या ले सकते हैं, सॉरी यहाँ लिखा है वेदर नॉन लिविंग मतलब जैसे कि वाटर, एयर, रॉक्स और सॉइल, या फिर लिविंग जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और क्रोप्स, ये सब जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक एक्टिविटी अगर किसी भी एक पार्ट में अगर कुछ भी एक ऐसा हम लोग एक्टिविटी करें जो कि उसको अफेक्ट कर रहा है तो वो ना कि सिर्फ उस एक पार्ट को अफेक्ट करेगा बल्कि वो दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए तो वो सिर्फ इंसेक्ट्स को ही किल नहीं करेगा बल्कि जब वो फूड ग्रेन्स के थ्रू ह्यूमन बॉडीज़ में एंटर हो जाता है या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स में एंटर हो जाता है या उनके थ्रू ह्यूमन बींग्स में जा रहा है तो उसके ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे भी बढ़ता है। ये सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो उनके बॉडी में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होते जाएंगे लॉन्ग टर्म के बाद फिर वो डिजीज़ कॉज करते हैं लाइक कैंसर। एक्यूमुलेट होना मतलब कि जमा होते जाना। तो थोड़े थोड़े अमाउंट में ये केमिकल्स जो हैं वो किसी भी सोर्स से ह्यूमन बॉडीज़ में आते जा रहे हैं एंड उसके बाद ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा इनका कि वो लार्ज अमाउंट में जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो बहुत ही हाई रिस्क है कि वो बहुत डेंजरस डिजीज़ जो है वो कॉज करें। तो ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो ना कि सिर्फ इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं बल्कि वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में भी जाते हैं एंड वहाँ पे जो फ़िश हैं उनको अफेक्ट करते हैं एंड फिश के थ्रू वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो वाटर में रह रहे हैं उनको अफेक्ट हो रहा है एंड ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स को भी इफेक्ट हो रहा है एंड उस
वाटर में जब केमिकल्स जो है वो जा रहे हैं तो फिर उस वाटर को कंज्यूम करने से डायरेक्टली, जैसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अगर वो वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। सेम उसी तरीके से एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो सब, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सब कुछ अर्थ में जो है वो इंटरवाइंड है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है आपस में। नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? तो वेस्ट आर द अनयूटिलाइज्ड एंड डिस्कार्डेड कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन प्रोसेस। यानी कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये जो प्रोसेस है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरा तो कंज्यूम नहीं होता है, बट उसका जितना पार्ट कंज्यूम हो गया और जो बच गया है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेस्ट। तो ये जो वेस्ट है उसके एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं, जैसे शुगर केन। शुगर केन में से जब जूस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो बैगेज बचता है वो वेस्ट हो गया। जब हम लोग बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो ये बिस्किट तो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो रैपर है वो यहाँ पे वेस्ट हो गया। उसके बाद वैसे ही जो फैक्ट्रीज़ में जो भी सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनका जो भी पोर्शन जो है वो बच जाता है, वो वेस्ट है। एंड इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ में जो भी वाटर यूज़ होता है ना, तो वो वाटर बाद में वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि वो वाटर वहाँ पे एज़ अ कूलेंट यूज़ होता है मैक्सिमम केस में। तो उसके बाद वो केमिकल से फिल हो जाता है और उस केमिकल लैंड एंड वाटर को हम लोग जो है रिलीज़ कर देते हैं, या फिर फैक्ट्री से जो स्मोक रिलीज़ होता है वो सारा चीज़ जो है वो बाहर निकल जाता है। एंड ये सब क्या है? वेस्ट है। ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो काफ़ी हद तक दूसरे कामों में यूज़ में भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो बैगेज निकल रहा है ना, शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो पोर्शन बच रहा है उसको फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं एंड पेपर के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं। वहीं पे इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, जो कंटामिनेटेड वाटर है या फिर स्मोक है, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, वाटर को जो हार्मफुल केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है तो उनको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट से वो सारी केमिकल्स को वहाँ से रिमूव कर देंगे एंड उस वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका कि रीयूज़ हो जाता है, लेकिन बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रीयूज़ नहीं भी हो पाता है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से ही कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल वेब जो है वो अफेक्ट होते जाता है। और जो भी अर्थ का नेचुरल रिसोर्स है वो सारा जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है, वो अब तक साइंटिस्ट को समझ में आने लगा। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देख रहे थे कि कैसे साइंटिस्ट का बिलीव था कि जो भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो इनएग्जॉस्टिबल हैं और उसको हम लोग लिमिटलेसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद लोगों को समझ में आया कि वो इनएग्जॉस्टिबल नहीं है। एंड साथ ही में अगर हम लोग उसको इस तरीके से यूज़ करते जाएंगे तो वो परमानेंटली डिप्लीट हो जाएंगे। अवर नेचुरल रिसोर्सेज विल बी लॉस्ट फॉर गुड एट आर करेंट रेट ऑफ यूटिलाइजिंग दीज एसेट्स। क्योंकि हम लोग जिस रेट से फिलहाल उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो डिप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे, यही रीज़न है कि बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो डायरेक्टली ओपन ड्रेन्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ड्रेन्स मतलब यहाँ पे जो वेस्ट वाटर के जाने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम बना होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो जो रिवर था वो अब क्या हो रहा है, उसमें वाटर नहीं है, अब वो ओपन ड्रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो लैंड एंड वाटर है वो कंटिन्यूसली पोल्यूट होते जा रहा है और इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाले जनरेशन के ऊपर बहुत ही वाइड रेंज में पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो वो सारे रिसोर्सेज जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, मतलब कि उसमें ह्यूमन जो है उन ह्यूमंस जो है उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं है, कोई रोल वो प्ले नहीं करते हैं उनके क्रिएशन में। ये सारे रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इन रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नेचर में से। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे वुड। वुड जो हम लोग फॉरेस्ट से कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन वहीं पे जो हम लोग कॉटन ऑब्टेन करते हैं ना, वो कॉटन जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वैसे ही जो हम लोग आयरन माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आयरन जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन इस आयरन से जो हम लोग स्टील बनाते हैं वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे सब्सटेंस हो गए जो कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना भी वहाँ पे क्रिएटेड है, ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम लोग डिफरेंट वेज से डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज जो कि लिविंग बींग से ऑब्टेन हो रहे हैं, जैसे कि वुड, फिश, इन सबको हम लोग ऑर्गेनिक रिसोर्स बोलते हैं। कोल, माइन और ऑयल, इनको भी ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के कैटेगरी में ले रहे हैं क्योंकि ये लिविंग बींग्स के फॉसिल से ही बना हुआ है, ठीक है। इसलिए कोल और मिनरल ऑयल, ये सबको भी हम लोग ऑर्गेनिक रिसोर्सेज मिलेंगे। वहीं पे जो सारे रिसोर्सेज हम लोग को नॉन लिविंग फिजिकल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, मेटालिक मिनरल्स, ये सारे को हम लोग इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज में लेते हैं। वहीं और भी दूसरा तरीका है इन रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने का, यानी कि वो रिप्लेनिश हो पा रहा है कि नेचर में या फिर नहीं। इस बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासीफाई करते हैं। जहाँ पे रीन्यू जो वर्ड है उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो नेचुरली रिप्लेनिश हो जा रहा है, वापस से बन जा रहा है। और जो नॉन रीन्यूएबल है मतलब कि वो नहीं बन पा रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी में ही अवेलेबल है।
डिटेल में देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे जैसे आपको नेम से ही दिख रहा है रीन्यूएबल, मतलब री का मतलब दोबारा और न्यू मतलब नया और एबल मतलब एबिलिटी, तो दोबारा नए बनने का जो एबिलिटी है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको नॉर्मल केसेस में रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन आप देखोगे तो एक्चुअल में वो रीन्यूएबल रिसोर्स है। ये जो रिसोर्सेज है वो नेचुरल प्रोसेस से क्या हो रहे हैं, रिप्लेनिश हो जा रहे हैं, खुद ब खुद बन जा रहे हैं, और ये हमेशा ही अर्थ में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट या फिर एनिमल्स, इन सब चीज़ों को हम लोग देखें ना कि नेचर में वो हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं। और अगर ह्यूमन इनके सर्वाइवल में इनका जो भी प्रेजेंस है उस पर इंटरफेयर नहीं करे तो इनका जो रीन्यूएबल प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स इसमें इंटरफेयर करने लगेंगे ना तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो डिप्लीट होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट को ही ले लो, अगर ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली फॉरेस्ट कट करते जाएंगे तो भले ही वो रीन्यूएबल है, लेकिन क्या होगा, अगर आप वाइड रेंज में कट करोगे तो प्रोडक्शन का रेट कम है और कंजम्पशन का रेट ज़्यादा है, उस केस में जो है चीज़ें जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी। वैसे ही एनिमल्स भी है, लाइक कुछ वैराइटीज़ थे, लाइक टाइगर्स बोल सकते हो, या पहले के कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है उनका प्रोडक्शन रेट जितना था उससे ज़्यादा तो हम लोग उनका कंजम्पशन करने लगे, तो इस वजह से वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज का भी एक कंडीशन है कि वो रीन्यू तो होते रहेगा, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन का ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। However, there is a limit of their utilization, or exceeding this limit or spoiling the resource lead to their degradation and affect their renewable। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर जो है वो हमेशा अवेलेबल रहता है अर्थ में। ये जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है ओशियन से और फिर कंडेंस होता है रेनफॉल के फॉर्म में। तो कुछ एरिया में रेनफॉल जो है वो कम होते जा रहा है और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसके वजह से रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेनफॉल के वजह से ही जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो रिप्लेनिश होते रहता है। अगर हम लोग फॉरेस्ट को ही कट करते जाएंगे तो ये जो ओवरऑल जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का ये अफेक्ट हो जाएगा, और जब भी ये अफेक्ट होगा ना तो उस ट्री के कट करने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो एनी हाउ इससे ये समझ में आया कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस से रीन्यूएबल रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा द रेस्ट फ्लोज इनटू द रिवर्स स्ट्रीम्स एंड रीच टू द ओशियन। ठीक है, जो भी रेनफॉल होता है उसका कुछ पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड में जाता है एंड बाकी कहाँ जाता है, तो रिवर्स में, स्ट्रीम्स में या फिर ओशियंस में। ये जो है वो एक एंडलेस साइकिल है वाटर के रीन्यूएबल का, और जैसे जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस प्रोसेस में उसके वजह से वाटर जो है वो डिप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, वही चीज़ यहाँ पे दी है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर यानी कि फॉरेस्ट को अगर डिप्लीट करेंगे तो ये प्रोसेस भी पूरा डिप्लीट होगा, और इसके वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा एंड जो है ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, और उसके लिए जो भी हम लोग वेल्स डग करते हैं ना या बोरवेल्स लगाते हैं वो सारे जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। नाउ वी कैन रिलीज पोल्यूटेड वाटर इनटू आर रिवर्स। हम क्या करते हैं, वी रिलीज पोल्यूटेड वाटर इन आर रिवर्स, अपने रिवर्स में पोल्यूटेड वाटर जो है वो रिलीज़ करते जाते हैं। अगर ये जो वॉल्यूम है पोल्यूटेड वाटर का वो लिमिटेड है तो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो उस वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिमिटेड अगर है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो उसको क्लीन कर देते हैं। अगर हम लोग पोल्यूटेड वाटर जो है वो अच्छा जो वाटर है वहाँ पे हम लोग पोल्यूटेड वाटर अगर कंटिन्यूसली पास कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको क्लीन करते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट वाटर उसमें डालते जाएंगे तो उसके अंदर जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना वो इस एक्सटेंसिव क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर को रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे, एंड जब वो उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे तब सिंपल केस है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद भी डिप्लीट होने लगेंगे और वाटर का जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे डिग्रेड होने लगेगा, और इसके इसी डिग्रेडेशन की वजह से ये सारा जो भी वाटर का रिसोर्स है वो सब सेसपूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब सेसपूल यहाँ पे क्या होता है, सेसपूल का मतलब है अंडरग्राउंड एरिया जिसमें कि सीवेज प्रेजेंट हो। तो वी फाइंड अदर यूजेस ऑफ this waste if we wish to arrest this pollution. For example, we can compost waste and recycle waste water फॉर यूज़ इन गार्डन्स। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी वेस्ट है उसको कंपोस्ट कर सकते हैं और जो वेस्ट वाटर है उसको गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वी नीड टू रीयूज़ एंड रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी रीयूज़ करना और रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड एंश्योर दे डू नॉट डाई। हम लोग को क्या करना है कि जो रिवर है उसमें जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो हमको इंक्रीज़ करते रहना, ताकि जो भी उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेथ ना हो, और मेंटेन करना है इस प्रोसेस को ताकि वाटर का रीन्यूएबल जो है वो होता रहे, वाटर साइकिल जो है वो डिसरप्ट ना हो।
Hence, it is important to keep renewable cycle of resources in mind if we wish to use them judiciously. अगर हम लोगों को कोई भी resources को यूज़ करना है तो फिर हम लोगों को renewable cycle जो है उसको अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो resources हैं उनका रीन्यू होना नेचुरली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वी शुड यूज़ अंडरग्राउंड वाटर ओनली टू द एक्सटेंट इफ़ इट रिचार्जेस नेचुरली, अदरवाइज द वाटर टेबल विल फॉल। अंडरग्राउंड वाटर का भी लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। लाइक बोरवेल्स होते हैं तो उनका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए ताकि अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट अब है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो सारे रिसोर्सेज जैसे कि आयरन ओर, कोल या मिनरल ऑयल जो कि अवेलेबल तो है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, उनको हम लोग नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। हम लोग इसका जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे इसका जो नेचुरल स्टॉक है वो उतना ज़्यादा डिप्लीट होते जाएगा, क्योंकि ये रीन्यू नहीं हो सकता है, खुद ब खुद रीन्यू नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मेटालिक ओर जो है डिप्लीट हो रहा है कंटिन्यूसली माइनिंग की वजह से, क्योंकि जो मेटल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया हम लोग उसको कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं तो फिर वो उसका जो प्रेजेंस है इन्वायरमेंट में वो क्या होगा, कंटिन्यूसली डिप्लीट होगा क्योंकि वो खुद को रीन्यू नहीं करना है। और उसके बाद अ डे विल कम व्हेन वी विल एग्जॉस्ट ऑल अवेलेबल डिपॉजिट्स। एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना भी ओर है, आयरन ओर है, वो सब हम लोग यूज़ कर लेंगे और वो क्योंकि रिन्यू हो ही नहीं रहा है तो वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। इवन टुडे मैनी माइंस हैव शट डाउन आफ्टर एग्जॉस्टिंग देयर स्टॉक। यानी कि अभी आज के डेट में भी क्या है कि बहुत सारे माइंस ऐसे हैं जो कि बंद हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे पहले ही एक्सट्रैक्शन का काम होता था और अब तक पूरे ही मिनरल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो अब वहाँ से मिनरल जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं तो माइंस को फाइनली शट डाउन कर दिया गया है। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो छत्तीसगढ़ में ही एक आयरन ओर था पहले, दिल्ली राजरा, उसका ले सकते हैं जो कि आज की डेट में बंद हो चुका है। यहाँ पे एक मिनरल ऑयल रिजर्व्स का टेबल दिया हुआ है जैसे मिडिल ईस्ट का दिया है, ठीक है। रिजर्व्स ऑफ 2013 देखो 809 यहाँ पे लिखा है। एंड उसके बाद हाउ लॉन्ग दिस रिजर्व्स विल लास्ट इन ईयर्स दिया हुआ है, मतलब कि 2013 में इतना था और उसके बाद वहीं पे दिया है इसका प्रेडिक्शन कि 79 ईयर्स के बाद में ये क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दिया है यहाँ पे 44 जो कि 12 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। और पूरे वर्ल्ड का दिया है 1688 जो कि 53 ईयर्स में एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रीन्यू ही नहीं होते हैं। अब इस टेबल से आपको क्या पता चला कि जो भी ग्लोबल रिसोर्स है क्रूड ऑयल का वो कितना है एंड वो कितने ईयर्स में जा कर के वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 53 ईयर्स का ही है, उसके बाद जो है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाने वाला है। अब यहाँ पे इस टेबल में दिया है डेटा 2013 के बेसिस पे, तो 13 में आप 53 ऐड करके देख सकते हो कि हाँ कितने टाइम के बाद में जो भी क्रूड ऑयल है ना वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाने वाला है। पूरा ग्लोबल स्टॉक जो है वो ही यहाँ पे इसका ख़त्म हो जाएगा। इंडिया एंड इट्स सिटीजन विल हैव टू बियर बर्डन ऑफ हायर प्राइजेस। इंडिया और उसके सिटीजन्स को हाई प्राइस का बर्डन जो है वो लेना पड़ेगा। और सेंसिबल थिंग क्या है कि टू डू इज़ टू रिड्यूस कंजम्पशन। हम लोग को कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम होगा ना कंजम्पशन उतने ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने घर से ही। और जैसे कि ऑयल है, इनका जो यूज़ है वो सिर्फ तभी करें जब नेसेसरी है, नहीं तो फिर ऑल्टरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल है एनर्जी के, एनर्जी सोर्स ऑल्टरनेट, तो उनका यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल में वी कुड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल पे कम डिपेंडेंट रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि सोलर एंड विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही डिपेंडेंस कम हो जाएगा मिनरल ऑयल पे। और द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट concerned about the needs of developing nations but want to control global oil reserves to protect their own interest and ensure they do not face any shortages। जो भी सारे डेवलप्ड नेशंस हैं ना वो जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर दिए हैं ताकि उनका मिनरल ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपिंग नेशंस के बारे में सोच रहे हैं या उनके बारे में कंसर्न्ड है, नहीं। वो अपने खुद के नीड को फुलफ़िल करने के लिए और खुद को कभी शॉर्टेज फेस ना करना पड़े उस चीज़ से बचने के लिए वो उन चीज़ों का वाइडली बोल सकते हैं जुडिशियसली यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज नॉट हैव एडिक्वेट ऑयल रिजर्व्स टू मीट डोमेस्टिक कंजम्पशन, सो इट यूजेस इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट टू गेन कंट्रोल ऑफ द ऑयल रिजर्व्स ऑफ द अदर कंट्रीज़। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या दिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे एडिक्वेट ऑयल रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं है। अब वो प्रेजेंट नहीं है और उनका नीड तो है, तो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो उनका नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर का यूज़ करते हैं ताकि वो उन कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल ला पाएँ जहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं।
समझ रहे हो चीज़ को, इनके खुद के पास में ऑयल रिजर्व्स नहीं है, तो ये क्या करेंगे, उन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करेंगे एंड उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि आप आज के डेट में भी देख सकते हो। अभी फ़िलहाल में भी वो सारी चीज़ें जो हैं वो चल ही रही हैं। Now, this policy had led to wars that had caused large-scale destruction and brought misery to millions of people. करंट जो आपका न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आपको रिलेट करना है। तो वॉर कंटिन्यूसली उससे उसके वजह से हो रहा है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल को इसके वजह से इनका जो भी बोल सकते हो इसका जो भी कॉस्ट है वो चीज़ उनको वहाँ पे खुद के ऊपर उसको झेलना पड़ रहा है। नाउ सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि रिसाइकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट ओर जो है जिससे कि एल्यूमिनियम निकलता है और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बनते हैं। तो क्या होगा कि वी कैन रिन्यू आर बॉक्साइट ओर बॉक्साइट डिपॉजिट बट वी कैन रिसाइकल द एल्यूमिनियम ऑफ ओल्ड यूटेंसिल्स बाई मेल्टिंग एंड रीयूजिंग इट। तो हम लोग बॉक्साइट ओर्स जो हैं उनको तो वापस से रीन्यू नहीं कर सकते, लेकिन जो एल्यूमिनियम के जो भी सारे यूटेंसिल्स हैं, जो ओल्ड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स होंगे उनको मेल्ट करके और वापस से रीयूज़ करके न्यू यूटेंसिल्स ज़रूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी रिसाइकल किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया, ये लेसन यहाँ तक समझ में आया। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel. And if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.